इस संविधान के एक शब्द के लिए चर्चाएं हुई, सैकड़ों घंटों की चर्चा हुई। आप जाके पार्लियामेंट्री के लाइब्रेरी में जाके देखिए, ग्रंथ पड़े हैं उस डिस्कशंस के। झगड़े हुए, एक एक शब्द पे लोग अड़े रहे, एक एक बात पे बात होती रही, तब जाके ये संविधान बना। और जब ये बना तो ये विश्व का बेहतरीन संविधान आज भी माना जाता है। बाबा साहब ने भी उसमें एक डर दिखा दिया। उस भाषण में एक जगह बाबा साहब कहते हैं कि मुझे डर भी है। और डर किस बात का? उन्हें कहा संविधान अच्छा बुरा नहीं होता, संविधान तो संविधान होता है। इस संविधान को लागू करने वाले यदि नेता लोग गलत आ गए तो इससे घटिया संविधान नहीं होगा, और अच्छे लोग आ गए तो इससे बेहतरीन संविधान नहीं होगा। आज के समय जो सत्ता में आता है वो मैं सत्ता में हूं और मैं अंतिम व्यक्ति का क्या भला कर सकता हूं, इसकी चिंता नहीं करता। वो सत्ता में इसलिए आता है कि अगले बार मैं फिर कैसे सत्ता में आऊं, इसीलिए पहले दिन से जुगाड़ करना लगता है। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि धीरूभाई अंबानी भी हो और उस राज्य का भिखारी भी हो, एक साथ लाइन में वोट देते हैं। ब्राह्मण भी हो, शंकराचार्य भी हो, और सबसे मैला ढोने वाला दलित भी हो, वो भी उसी लाइन में लगा के वोट देता है। उसका भी एक वोट है और मेरा भी एक वोट है। वो जो अधिकार दिया है हमें, उसका हम ठीक से उपयोग ना करें तो ये संविधान बदल देंगे। तो हमारे तीनों स्तंभ को कीड़ा लग गया है, लेकिन संविधान साबुत है। इन कीड़ों में इतनी औकात नहीं कि संविधान को चट कर जाए। ये संविधान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, संविधान को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो रही है। हम किसी में बैठ गए, किसी का नाम आंबेडकर है तो आंबेडकर चलो, वो बोलता है तो उसी के पीछे चल गए। अरे भाई, महात्मा गांधी का बेटा महात्मा गांधी होना जरूरी थोड़ी है। सचिन तेंदुलकर का बेटा थोड़ी ना क्रिकेटर हुआ, तो आंबेडकर जी का बेटा जरूर थोड़ी है कि वो भी वैसा ही हो। आंबेडकर जी की महानता उनके लिखे हुए किताबों में, प्रकट किए हुए विचारों में और संविधान में एक संयुक्त रूप से दिखती है। वो है आंबेडकर। अंतिम गुरु ने कहा कि इसके बाद कोई गुरु नहीं होगा, ये बंद करो ये गुरु का जन्म, फिर उसको वो गुरु, फिर वो जाएगा तो दूसरा गुरु, 10वां गुरु, 11वां गुरु, बोले कोई गुरु नहीं। ये ग्रंथ है, यही गुरु है। आंबेडकर जी ने भी बोला कि अभी कोई आंबेडकर नहीं, ये संविधान है, यही आंबेडकर है। तो आंबेडकर के नाम से जितने घूम रहे वो सब फर्जी है, ये जान जाइए आप। क्या जो आंबेडकर का नाम लेते हैं उनको पूछिए कि आंबेडकर को क्या जानते हैं आप। आदरणीय मंच, अभी लगातार मैं सुन रहा था, बहुत सारे लोग संविधान पे काम कर रहे हैं। संविधान क्या है ये समझने के लिए भी और संविधान क्या है ये समझाने के लिए भी मुझे बहुत खुशी हो रही कि इतने सारे लोग उसमें लगे हुए हैं। लेकिन मेरी चिंता यह है कि यदि संविधान ही नहीं रहा, संविधान ही बदल दिया गया, संविधान के जगह दूसरा कोई चीज लेके कोई आया, तो फिर मैं किस संविधान की बात करूं, मैं किस संविधान को समझाऊं, मैं किस अधिकारों की बात करूं, मैं किस दायित्व की बात करूं, मैं किस समता की बात करूं, मैं किसी बंधुत्व की बात करूं। और अमृत काल में देश के एक ऐसा समय आया कि दिल्ली में बैठ के अब यह लगने लगा कि संविधान बदला जाएगा। मुझे याद है कि जब चुनाव के बीच में राहुल गांधी से जब बात हुई तो उन्होंने मुझे पूछा, डू यू रियली थिंक सो? आई सेड द ड्राफ्ट इज रेडी। चुनाव के नतीजों का इंतजार है। चुनाव में 50 दिन बाकी है, 58 दिन बाकी है। प्रयास करें कि संविधान अभी बचाओ, बाद में संविधान लोगों तक पहुंचाओ। ये तो तब रहेगा जब संविधान बचेगा। और फिर एक जन जागरण शुरू हो गया। मैं पत्रकार हूँ, भाषण देना मेरा काम नहीं। मैं लेख लिखता हूँ, चीज़ों को विश्लेषित करता हूँ, टीवी पे जाता हूँ, 15 मिनट के कार्यक्रम होते हैं, यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के कार्यक्रम होते हैं, सवाल जवाब होते हैं।
लेकिन लोगों के बीच में जन जागरण करने की स्थिति तब आई जब मुझे लगा कि नहीं, अब मैदान में उतरना पड़ेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा। और सबसे पहले मैंने गौतम बुद्ध नगर से शुरू किया, उत्तर प्रदेश से, और फिर लगातार भ्रमण चलता रहा, पूरा चुनाव में भ्रमण करता रहा, अलग अलग राज्यों में गया, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया, अलग अलग फोरम पे बात की। कहीं युवा क्रांति दल था तो कहीं निर्भय मनोविचार मंच था, और एक ही बार बार गुहार लगाता रहा, लोगों से भीख मांगता रहा कि कुछ भी करे, ये मेरे संविधान को बचाना है। उसके बाद मैं कहता हूं कि ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पराकाष्ठा करते हुए लोगों को बता रहे थे कि विरोधकों ने गलत प्रचार किया संविधान बदलने का। संविधान बदलने की बात कहां से आई भाई? क्या संविधान बदलने की सबसे पहली बात कर्नाटक के हेगड़े ने नहीं की थी, जो भाजपा का बड़ा नेता था? क्या संविधान बदलने की बात फैजापुर के, जहां अयोध्या है, वहां के लल्लन सिंह ने नहीं की थी, जो वहां चुनाव लड़ रहा था? क्या संविधान बदलने की बात अरुण गोविल ने नहीं की थी, जो मेरठ से चुनाव लड़ रहा था? क्या संविधान बदलने की बात प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष ने नहीं कही थी? पूरे अखबार में एक 8 कॉलम में लेख लिख के वो कहता है कि दिस इज टाइम टू रिप्लेस द कॉन्स्टिट्यूशन। गाली देता है अंबेडकर जी को और कहता है इट वॉज अ रिप्लिक ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल लॉज। वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। हमें वापस उसी स्थिति में जाना होगा और फिर से एक नया संविधान लिखना होगा। शायद उस कुपड़ को यह पता नहीं था, उस महामूर्ख को यह पता नहीं था कि ये संविधान जब बना तब कई बड़े देशों के बहुत अच्छे संविधानों का अभ्यास किया गया। कई देशों के संविधानों का निचोड़ है ये। इस संविधान के एक शब्द के लिए चर्चाएं हुई, सैकड़ों घंटों की चर्चा हुई। आप जाके पार्लियामेंट्री के लाइब्रेरी में जाके देखिए, ग्रंथ पड़े हैं उस डिस्कशंस के। झगड़े हुए, एक एक शब्द पे लोग अड़े रहे, एक एक बात पे बात होती रही, तब जाके ये संविधान बना। और जब ये बना तो ये विश्व का बेहतरीन संविधान आज भी माना जाता है। जब ओबामा भारत आए थे और उन्होंने एक किताब मनमोहन सिंह जी को दी थी गिफ्ट में, क्योंकि ओबामा भी पढ़े लिखे थे और मनमोहन सिंह भी पढ़े लिखे थे। आजकल के प्रधानमंत्री को किताब गिफ्ट दी तो उनको पता नहीं पड़ता कि उल्टा पकड़े या सीधा पकड़े। कुपड़ों की जमात बैठी है दिल्ली में, तो वो भी एक पढ़ा लिखा इंसान, इधर भी एक पढ़ा लिखा इंसान। जब उन्होंने किताब ली तो उस पर लिखा था फ्रॉम द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी टू द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। वही सीताराम येचुरी बैठे हुए थे। सीताराम येचुरी ने वो किताब का वो पन्ना देखा, मिस्टर प्रेसिडेंट आई डोंट एग्री टू इट। तो ओबामा ने हंसते हुए कहा व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द बिग प्रॉब्लम इन दैट? बोला वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी बट यू आर नॉट द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। वो बोला हाउ कम, ऐसा क्यों? उन्हें कहा आपके मेरे देश में जब संविधान लागू हुआ तब मेरे देश के हर नागरिक को मतदान का अधिकार था, महिलाओं को भी मतदान का अधिकार था। आपके देश में तो मेरे देश में अधिकार प्राप्त होने के 12 साल बाद कालों को अधिकार दिया था मतदान का, और स्त्रियों को अधिकार तो यूरोप के कई देशों में 20 साल बाद मिला। पूरे विश्व के आगे की सोचने वाला यह संविधान था। लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया 25 तारीख के वो संभाषण का। वाकई वो भाषण जो है बाबा साहेब आंबेडकर का, वो कम से कम हमारे जैसे पत्रकार तो एक बार महीने में पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई सामने होता है इस देश में, जो कोई चीज घटती है, तो उस भाषण में लगता है कि इसमें जिक्र है। बाबा साहब ने भी उसमें एक डर दिखा दिया। उस भाषण में एक जगह बाबा साहब कहते हैं कि मुझे डर भी है
और डर किस बात का? उन्हें कहा संविधान अच्छा बुरा नहीं होता, संविधान तो संविधान होता है। इस संविधान को लागू करने वाले यदि नेता लोग गलत आ गए तो इससे घटिया संविधान नहीं होगा, और अच्छे लोग आ गए तो इससे बेहतरीन संविधान नहीं होगा। और ये घटिया लोग कैसे आएंगे? इसके लिए क्योंकि जब आपको सत्ता मिलती है तो आप तानाशाह बनने लगते हैं। और तानाशाह क्यों बनते हैं? क्योंकि समाज में व्यक्ति पूजा शुरू हो जाती है। जब व्यक्ति पूजा शुरू हो जाती है तो आप एक तानाशाह खड़ा करते हैं, और वो फिर तानाशाह संविधान को अपने पैरों के नीचे रोनते हुए अहम ब्रह्मास्मि में कहता है मैं हूं भगवान। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे चुनाव के दौरान, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, सीधा ऊपर से टपका हूं। मैंने वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में अपने मां बाप का इतना घोर अपमान करने वाला इंसान नहीं देखा। चाहे गरीब हो, चाहे रईस हो, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो या पिछड़ा हो, अपने मां बाप की इज्जत करता है। जो अपने मां बाप को डिसोन करे, बोले कि मैं पैदा ही नहीं हुआ इनसे, सीधा भगवान ने भेजा मुझे। जो आदमी अपने मां बाप की इज्जत नहीं कर सकता, वो देश की इज्जत क्या करेगा? हर जगह संविधान को मैंने 2014 से लेकर 2024 तक हर जगह मैंने संविधान को रोनते हुए देखा है। और हालत यह है कि जो 3 स्तंभ है इसके, एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है और एक न्यायपालिका है। मीडिया चौथा स्तंभ नहीं है। वो जबरन हम अपने आप को घुसेड़ते हैं, टेकू लगाते कि हम भी है चौथा स्तंभ। कोई मीडिया चौथा स्तंभ नहीं है, 3 स्तंभ है। और 3 स्तंभ में जो विधायिका थी उसमें लोग पढ़े लिखे आते थे, अनपढ़ भी आते थे, तो अकल थी। आजकल कुपढ़ों की जमात इकट्ठा हो गई है। क्योंकि मैंने जब इनको अनपढ़ कहा तो एक बहुत सीनियर व्यक्ति ने मुझे एयरपोर्ट पे डांटा। उन्होंने कहा कि आप अनपढ़ कह के कितने लोगों का अपमान कर रहे हैं वानखड़ी जी, पता है आपको? मैंने बोला सर क्या? मैं समझा नहीं। बोले मेरे देश का किसान बहुत अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं रहता हो, लेकिन खेत में ऐसे पंछियों को उड़ते देखते हुए पता पड़ता है उसको कि बरसात कब होगी। वो हवा को भाप के बुआई करता है। वो आपके बड़े बड़े साइंटिस्ट से ज़्यादा वो पता पड़ता है कि गाय की आवाज़ से वो पता पड़ता है कि गाय को क्या चाहिए। वो अनपढ़ है लेकिन अकलवान है। तो मैंने बोला आप ही बताइए महाशय, इनको क्या कहूँ? बोले इनको कुपढ़ कहिए। एक नई जमात है। अनपढ़ आदमी तो पढ़ने के लिए ललायित होता है, पढ़ा लिखा तो जो पढ़ा है उसको ज्ञान कैसा लोगों को दूं इसलिए चिंतित होता है। ये जो कुपढ़ है ये अनपढ़ भी नहीं होता और पढ़ा लिखा भी नहीं होता। ये पढ़े लिखे को चैलेंज करता है और अनपढ़ पे हंसता है। और ये कुपढ़ ही भी है कि जो मटका नाले पे रख के गैस भी जलाता है। ये कुपढ़ भी है, 4 सदी के संतों को इकट्ठा करता है। ये कुपढ़ भी है कि जो बादलों के पीछे प्लेन को चलाने की बात करता है। क्या? और उससे ज्यादा हास्यास्पद यह है कि जब वो मटके की बात कर रहे थे तो आईआईटी के स्टूडेंट तालियां बजा रहे थे। जूते से मारना चाहिए वैसे स्टूडेंट्स को। एक माइकल लाल खड़ा होकर ने बोला मिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्लीज डोंट चेंज द लॉज ऑफ द साइंस। विज्ञान की धाराएं मत बदलिए सर। आप कानून बदलते हैं सब ठीक है, आप अपने शब्द बदलते हैं सब ठीक है, आप समाज में बदलाव चाहते हैं सब ठीक है, लेकिन विज्ञान तो विज्ञान ही रहने दीजिए। तालियां बजा रहे थे। हमारे चैनल उसको महिमा मंडित करते हैं कि देखिए साहब ने ऐसा बोल दिया। और हमारे सोसाइटी में एक शाखा में जाने वाले सज्जन थे। मैंने बोला क्या हो गया प्रधानमंत्री को? बोले नहीं मैंने 3-4 जगह देखा ऐसा मटका रख के गैस जलाते हुए। मैंने बोला आप भी महान हो। ये एक भेड़चाल चली है। तो इस विधायिका में यदि कुपढ़ लोग आए हैं तो संविधान का रक्षण नहीं कर सकते, वो अपना स्वार्थ देखेंगे। आज के समय जो सत्ता में आता है वो मैं सत्ता में हूं और मैं अंतिम व्यक्ति का क्या भला कर सकता हूं इसकी चिंता नहीं करता। वो सत्ता में इसलिए आता है कि अगले बार मैं फिर कैसे सत्ता में आऊं, इसीलिए पहले दिन से जुगाड़ करना लगता है। तो फिर हम कहां रहते? कोई नहीं, कोई किसी की कौन चिंता करता है।
आम्बेडकर, शाहू, फुले, अंतिम व्यक्ति, मेरा किसान, धरती पुत्र, ये सारे शब्द चुनाव के समय निकलते हैं और चुनाव के बाद बंद हो जाते हैं। कोई उसका पूरा समय कोई उसकी चिंता नहीं करता। चुनाव के लिए पैसा चाहिए तो एक उद्योगपति की फौज खड़ी होती है, ठेकेदारों की एक फौज खड़ी होती है। वो ठेका लेते हैं आपके चुनाव का कि मैं आपको इतना पैसा देके जितवाऊंगा, मुझे काम दीजिए, तो उनको काम मिलता है। उद्योगपतियों को भारत की जितनी भी हमारे पूर्वजों ने बना के रखी है वो सारी चीजें बेच बेच के उनको फ्री फंड में अलॉट की जा रही है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। और हम 5 साल में जब हमारा दायित्व सबसे बड़ा है, आज तो मेरा इस विश्वास उड़ गया इस बात पे कि लोग कहते थे कि 3 स्तंभ है, 3 में विधायिका वो कस्टोडियन है, कोई कहता है न्यायपालिका कस्टोडियन है, कोई कहता है कार्यपालिका कस्टोडियन है। मुझे तो ये कस्टोडियन नहीं, ये दिमक दिखती है जो संविधान को खोखला कर रही है। अब कस्टोडियन हम लोग ही है, हमें ही बचे हैं, और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी रास्ते पे, क्योंकि पाकिस्तान से आप लड़ सकते हो तो वो दुश्मन है, घर के अंदर से दुश्मन को लड़ना बहुत मुश्किल है। रावण राम से नहीं हारा, रावण विभीषण से हारा था, और ऐसे विभीषण हर जगह मिलेंगे आपको, और इनको ढूंढ के निकालना है। इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण है, आपका वोट महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां बाबा साहब ने एक बात कही थी कि धीरूभाई अंबानी भी हो और उस राज्य का भिखारी भी हो, एक साथ लाइन में वोट देते हैं। ब्राह्मण भी हो, शंकराचार्य भी हो, और सबसे मैला ढोने वाला दलित भी हो, वो भी उसी लाइन में लगा के वोट देता है। उसका भी एक वोट है और मेरा भी एक वोट है। वो जो अधिकार दिया है हमें, उसका हम ठीक से उपयोग ना करें तो ये संविधान बदल देंगे। आज कितनी मतलब हम लोगों को कितना मूर्ख समझते हैं हमारे देश के नेता। ये तो मैंने आपको विधायिका बताई, अब कार्यपालिका पे आते हैं सर। आपने कार्यपालिका का पहले ही महिमा मंडन कर दिया। आपने ये भी कहा कि कार्यपालिका के जो IAS IPS इसको ग्लोरीफाई मत करे। नहीं करते सर ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई करते होते तो आज दोनों यहां होते। आज दोनों यहां नहीं है, यही उनकी औकात है, और उनको पता है कि यहां जब जो बोला जाएगा वो कान में समाने की औकात भी होनी चाहिए। क्योंकि आप यदि शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेके, या आप यदि IAS अधिकारी IPS अधिकारी बनते हैं, तो फिर समाज में यदि कोई वेदना है तो उसके शब्द कोई आपके सामने आए, उसको सुनना ये आपका पहला दायित्व है। लेकिन जिसको सिर्फ साहब का आदेश सुनने की आदत हो, जिसको सिर्फ ठेकेदार से कमीशन लेने की आदत हो, वो ऐसे शब्द नहीं सुन पाता। होता है ना कि वो एक कहावत है बहुत ही, मतलब मैं शब्द क्या कहे, कई बार मुझे कई मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि बोलते समय तुम एकदम आपा खो देते हो। एक होता है कि कुत्ते को खीर नहीं पचती, ऐसी स्थिति हो गई हमारे देश में। अच्छे विचार पचते नहीं लोगों को, इसलिए भागते हैं। कई IAS ऑफिसर, मैं क्या नाम लूँ, कई मैं जाता हूँ तो मुझे कहते हैं कि आपसे मिलना है। मैं लखनऊ में था सर, मैं शाम को कुछ पत्रकारों के बीच में बैठा था एक कॉफ़ी हाउस में, तो एक सज्जन मेरे पास आए पत्रकारों में से उठ के, आपसे बात करनी है, आप कब फ्री होंगे? मैंने अभी फ्री है, अभी सबसे बात हो ही गई, अभी निकलते हैं। तो बोला मुझे 5 मिनट देंगे? मैंने हाँ बोलो, साइड को ले गया। बोला भाई साहब आप बुरा मत मानना, ये मोटरसाइकिल पे बैठ के आपको कहीं जाना होगा। तो बोला क्या हुआ, जाना मतलब? बोला कुछ अधिकारी आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन ऐसे खुले में नहीं मिलेंगे वो। तो मैंने बोला मुझे तो क्या डर है भाई। नहीं, बोले आपकी पूरी सिक्योरिटी। मतलब मुझे क्या डर है यार, मैं तो वैसे ही घूमता हूँ, पूरे देश घूमता हूँ, और मैं यूपी भी जाता हूँ और बिहार भी जाता हूँ। मैं बिहार में अभी पिछले सप्ताह बिहार में 28 जुलाई को मैं बिहार में गया, और पटना में नीतीश कुमार के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में मैं बता के आया कि आपने जब वहाँ एक प्रवक्ता ने कहा कि वैशाली ये जन्मभूमि है डेमोक्रेसी की, हमें गर्व है। मैंने बोला तुम्हें शर्म होनी चाहिए, तुम बिहारी हो। आज बिहार ये लोकतंत्र पे गाली है। 6 महीने में आदमी इधर से उधर मेंढक जैसा कूदता है, और तुम हर मुख्यमंत्री बनने की शपथ पे ताली बजाते हो। शर्म नहीं आती तुमको वैशाली का नाम लेते हुए? ये मैं जाके, हम तो डर नहीं लगता। तो मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के गया, तो जो अधिकारियों के बंगले होते हैं सर, उसके पीछे की एक लेन होती है कचरा वगैरह फेंकने के लिए।
और वो किचन में रास्ता निकलता है, उधर कॉरिडोर और फिर किचन। तो वो मोटरसाइकिल वाले ने उतारा मुझे, वो कचड़े वाले रास्ते से ले गया, वो दरवाज़ा खुला, अब इधर जाओ। मैं गया तो किचन में, मैं समझ में नहीं आया। तो किचन में वो सर्वेंट था, बोला सर इस साइड से। मैं गया, मैं ड्राइंग हॉल में पहुंचा, 12 IPS ऑफिसर बैठे हुए थे। मैं गया तो जिसका घर था बोला आई एम वेरी सॉरी अशोक जी, जस्ट प्लीज यू शुड अंडरस्टैंड, आपसे ओपनली मिलना मतलब, हमारे चीफ मिनिस्टर इतने पढ़े लिखे हैं कि वो अधिकारी को फ़ोन करके बोलते थे वानखड़ा कैसा आ गया तुम्हारे घर में, तुम्हें रहना है कि नहीं, कि जबरिया रिटायर्ड कर दूं। तो बोला आपसे बात करनी थी। उन लोगों ने मेरे साथ 2 घंटे बात की, इतनी सारी चीज़ें बताई। बोले हमें डर लगता है। मैंने बोला डर किस बात का? ट्रांसफ़र का। तो बोला ट्रांसफ़र का डर कैसा? क्रीम पोस्टिंग पे नहीं बैठते। एक क्रीम पोस्टिंग क्या होती है? जहां माल खाने को मिलता है। आपने अभी कहा ना कि रिटायर्ड होने के बाद अधिकारियों ने ये सब काम करना चाहिए। सर अब आपके पास कुछ नहीं इसलिए आप काम कर रहे हैं। अब मेरे पास 500 एकड़ जमीन है, 3 मॉल है, 4 5 स्टार होटल है, मैं उसका हिसाब देखूंगा कि आपके साथ काम करूंगा? एक IAS ऑफिसर की कहानी सुनाता हूं, वो बेचारा रिटायर्ड हो गया, यूपी का था, कैडर का, सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्यूटेशन था, वही रिटायर्ड हो गया। पति पत्नी दोनों सेक्रेटरी थे, दोनों रिटायर्ड हो गए। और जब भी मिलते तो लोग कसमें खाते थे, क्या ईमानदार आदमी, बोले बहुत जोशी जी जैसा आदमी नहीं मिलेगा। और जो मारुति पहली 800 जो निकली थी, पहला लॉट जिसमें पावर स्टीयरिंग भी नहीं हुआ करता था, वो मारुति थी उसके पास। और रिटायरमेंट के बाद ये बंदा 2 बेडरूम के फ्लैट में, और किसी भी कोई सा सोशल फंक्शन हो तो उसमें दोनों पति पत्नी खुद ही गाड़ी चलाता था। हमने बोला क्या सर ये गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी आपको नहीं? बोले आई कुड ओनली ऑफर दिस। मैं जीवन में देखो एक ही गाड़ी ले सका अशोक, देखो ईमानदारी से काम करने में, लेकिन सुकून की नींद लगती है मुझे। और हम कसमें खाते थे। ये 1-1.5 साल वो फंक्शन में रहा, फिर आना कम हुआ तो मुझे लगा तबीयत वगैरह ठीक नहीं वगैरह। फिर मैंने पूछा कहाँ गए, दिखते नहीं सर। तो बोला यार वो ज़्यादा शायद उम्र हो गई हो रही होगी, और दोनों पति पत्नी ने वो फ्लैट भी बेच दिया, और बोले शायद गांव चले गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। एक दिन एक नोएडा का बिल्डर मुझे मिला, बोला याद है एक बार तूने जोशी जी से हाथ मिलवाया था मेरे को? मैंने हाँ। बोले सिडनी में मिले मुझे। मैंने क्या? बोले 3 5 स्टार होटल है उनके। मैं होटल से उतर रहा था, वो चढ़ रहे थे, मैंने बोला जोशी जी, तो एकदम झपक गया। बोले बोला नहीं। तो फिर बाद में लोगों ने बोला बोले ही इज द ओनर ऑफ द होटल। तो मैंने बोला ये नई विधा है कि पहले एकदम 5 स्टार होटल दिखाओ तो ईड़ी वीड़ी की रेड हो जाएगी, पहले पुराने मारुति में घूमो, 1.5 साल तक और मूर्ख बनाओ, और फिर बाहर जाके पैसा बचाओ। तो अब कहाँ से संविधान में वो अधिकारी आएगा? और आज 90%, सॉरी टू से 90% अधिकारी वैसे ही है। कोई अधिकारी 24 घंटे दिल्ली में कोई अधिकारी काम नहीं करता, बहुत कम लोग काम करते हैं, 5% भी नहीं होंगे। बाकी लोग सब नेताओं का, इसका PR कर, उसका PR कर, उस नेता का खुश कर, इस नेता का खुश कर। और अभी एक चीफ सेक्रेटरी आपका महाराष्ट्र का रिटायर्ड होकर दिल्ली में डेपुटेशन पे आए, दिल्ली में रिटायरमेंट के बाद उसको जॉब मिली है, बीजेपी की सरकार ने कहीं रख लिया उनको। तो महाराष्ट्र सदन में कोई संगोष्ठी थी, उसमें वो बैठे थे, सवाल जवाब थे, मैं बैठा था पीछे। मैंने एक सवाल पूछा उनको, देखिए साइकी कैसी होती है अधिकारियों की, और इनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप? मैंने उनको पूछा व्हाट अबाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द पॉलिटिशियंस इन योर वर्क? आपके काम में राजनीतिज्ञों की कितनी दखल होती है? तो उसने कहा कि क्यों नहीं होनी चाहिए, राजनीतिज्ञों ने बिल्कुल दखल देनी चाहिए, क्योंकि उनको 5 साल में चुनाव लड़ना पड़ता है, अधिकारी को नहीं लड़ना पड़ता है। तो मैंने बोला इसके मायने हैं जो नेता बोलेगा वो करेंगे? बोले हमारे ड्यूटी है नेता का हिसाब से काम करना। दुर्भाग्य है वो महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी थे, मुझे शर्म आ रही थी कि मैं मराठी हूं। अधिकारियों का काम नेताओं के हिसाब से चलना नहीं है। नेता जिसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया जाता है, उसने कभी जीवन में भुट्टा कहाँ लगता है पता नहीं, उसको मूंगफली कहाँ लगता पता नहीं, वो अपनी नई नई विम्स करता है, तो अधिकारी उसको बोलता है। खासकर PS2 मिनिस्टर है, उसका एक काम है कि नहीं सर ये आप नहीं कर सकते, ये कानूनन गलत होगा, संविधान अलाउ नहीं करता, ये अपने जुरिडिक्शन में नहीं है,
ये करेंगे तो इसमें कोर्ट के 2 रूलिंग आए हैं सर पहले, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन नेता बोलते अधिकारी को, तुम काय के लिए आईएएस हो, इसको बिठाओ कैसा भी करके और करो मैंने जैसा कहा वैसा। और ऐसे करने वाले हैं तो ये लोग पामेरियन हो गए हैं, सत्ता के दरबार में पूंछ हिलाते हुए अपने मालिकों के चरण चाटते हैं। इससे ज़्यादा मेरे पास बोलने के लिए नहीं है। अब आइए न्यायपालिका। न्यायपालिका में कई जगह हमको लगता है, क्योंकि हम भी कई बार अपने मुंह की खाते हैं, एक केस चलता है, केस की रोज रिपोर्टिंग आती है और हम शाम को कहते हैं कि सैल्यूट करते हैं, संविधान के रक्षक के रूप में डीवाई चंद्रचूड़ चढ़े हैं। क्या टिप्पणी की, क्या बेहतरीन बोला। रोज टिप्पणियां होती है, हम प्रोग्राम पे प्रोग्राम करके कसीदे पढ़ते हैं और जब ऑपरेटिव जजमेंट आता है तो फिर लगता है कि ये क्या बोला था 3 दिन से ये क्या हो गया। और लेटेस्ट उदाहरण कल का उदाहरण, एक वकील जाता है हाई कोर्ट में कि ये जो बंद पुकारा है महाविकास आघाड़ी ने, ये गैर कानूनी है। ये दोपहर को एप्लीकेशन जाती है हाई कोर्ट में। आदरणीय जज साहब कहते हैं कि हमको इसमें मत लाओ, डोंट ड्रैग अस इनटू दिस पॉलिटिक्स, हमारा कोई लेना देना नहीं इससे, सरकार वो चला रहे, वो बंद कर रहे, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। फिर वो कहता है सर सुनना पड़ेगा। अच्छा, फिर शाम को सुनते हैं। ये सब नौटंकी थी यदि मैं कहूं तो, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन अप कर रहा हूं। जिस मंच पे बोल रहा हूं उस मंच का कोई इसमें ये नहीं है। यदि मैं जज साहब के बारे में टिप्पणी कर रहा हूं तो व्यक्तिगत रूप से कर रहा हूं और अशोक वानखड़े आने वाले हर उस मुसीबत को झेलने को तैयार हैं। उन्होंने ये शाम को दिया जानबूझ के डिसीजन ताकि आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाए, और हाई कोर्ट के जज का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के जज के डिसीजन की धज्जियां उड़ाता है। शाहीन बाग का आप देख लीजिए क्या हुआ। शाहीन बाग के समय क्या था सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग शाहीन बाग के समय, कि विरोध का अधिकार है और ये फंडामेंटल राइट है टू अपोज, आप ये नहीं छीन सकते। शाहीन बाग का आंदोलन खत्म नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट वैसा परिभाषित करता है या ऐसा परिभाषित करता है। फंडामेंटल राइट है हमारा विरोध प्रकट करना। बंद विरोध प्रकट करने का एक रास्ता है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट राजनीतिक दल को वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन कहती है, जो एक सिविल सोसाइटी है। उन्हें बिल्कुल अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करें। सिर्फ जज तब बोल सकता है जब इस बंद के खिलाफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोर्ट में आती, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहती कि ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है सर, यदि ये बंद कल हो गया तो रक्तपात मचेगा, हाहाकार मचेगा, तो आपको गुहार है। तब जाके बोलना होता है, तब जाके कहीं जज वो सुन सकता है या जज उसको एंटरटेन कर सकता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट सीन में ही नहीं है। एक वकील आया, उसने एप्लीकेशन दी, बाद में पता पड़ा उस बेंच ने आज तक कभी सरकार के खिलाफ दिया ही नहीं कुछ। उनको भी सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। उसका लक्ष्य न्याय देना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाना है। सुप्रीम कोर्ट वाले का लक्ष्य राज्यसभा है। मतलब ये खत्म ही नहीं होता। लेकिन जिस काम के लिए आए हैं, क्या आप न्यायदान करते हैं? चंद्रचूड़ साहब ने अभी कहा कि न्यायदान होना महत्वपूर्ण नहीं है, न्याय हुआ ये दिखना चाहिए। आपने भी टालियां बजा, मैंने भी टालियां बजाई। फिर मैंने एक सवाल खड़ा किया। अब उनसे तो सवाल नहीं पूछ सकते, हम तो वीडियो में सवाल रिलीज किया हमने। मतलब आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में न्याय तो किया, दिखा नहीं ना सर। डकैती की है राजनीतिक दलों ने, एक्सटॉर्शन किया है राजनीतिक दलों ने, ईडी सीबीआई के नोटिस देके चंदा इकट्ठा किया है। दवाई के सैंपल फेल होने पे वो पास करने के लिए आपने पैसा लिया है। आपने बड़े बड़े बिल्डर के लाइसेंस देने के लिए पैसा लिया है, और एक लैबोरेटरी वाले ने तो सबको ही पैसा दिया। इसलिए कोई हमारे सब नंगे, कोई बोलने को तैयार नहीं है। आपने सब सामने लाया।
लेकिन जिसने ये काम किया उस पे पनिशमेंट कब? उस सरकार को कौन पूछेगा कि तूने जो डकैती की है इसकी जवाबदेही किसकी? किसने तुझे अधिकार दिया? उस पे ब्लैंक हो गए। तो न्याय तो दिया, दिखा कहां चंद्रचूड़ जी? वो भी मौन है। तो न्यायपालिका भी तीसरा स्तंभ को भी कीड़ लग गई है। हर जगह बातें बड़ी बड़ी करते हैं। डिलीवरी में तो हमेशा, आजकल तो कोई कहता कि बहुत बढ़िया टिप्पणी की है, मैंने होल्ड ऑन, कोई शो मत करो, ऑपरेटिव जजमेंट आने दो। ऑपरेटिव जजमेंट क्या होता है? और ऑपरेटिव जजमेंट आपको देखना हो तो राम मंदिर का देखिए, क्या बेहतरीन जजमेंट है सर। जजमेंट, मैं बैठा हुआ था एक टीवी पे, वहां जजमेंट शुरू हो गया देना, और वहां का रिपोर्टर 2-2 मिनट में एक एक लाइन ऐसा भेजता था। सबसे पहले बेंच ने कहा कि आस्था की कोई जगह नहीं है न्यायपालिका में, हम मात्र प्रूफ देखते हैं और उसी पे हम डिसीजन लेंगे। मैंने बोला ये हो गया संविधान का रक्षक। एंड में क्या आया? लेकिन कि लोगों की आस्था देखते हुए कि रामलला वही है। तो अरे मेरे बापड़े, तू पहले काय को बोला? सीधा सीधा 2 लाइन का जजमेंट देता कि मेरे को लगता है कि आस्था है और मैंने राम मंदिर दे दिया, चलो नेक्स्ट। काहे इतना घुमा घुमा के जिलेबी इमरती करता है भाई? क्यों करता है? तो हमारे तीनों स्तंभ को कीड़ा लग गया है। लेकिन संविधान साबुत है। इन कीड़ों में इतनी औकात नहीं कि संविधान को चट कर जाए। ये संविधान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, संविधान को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसी भी हालत में आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा। बिल्कुल सही बात है, मत होने दो, लेकिन देगा कहां? आरक्षण देगा कहां? आईएएस का आरक्षण, पीछे से भर्ती। शिक्षकों का आरक्षण, 18,000 दलितों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18,000 लोगों को आपने दिया ही नहीं ये आरक्षण। बॉम्बे एयरपोर्ट पे जब भी एम्प्लॉयमेंट के लिए विज्ञापन निकलता था, उसमें लगता था कि इतने पोर्टर चाहिए या इतने टेक्निकल आदमी चाहिए, उसमें इतने शेड्यूल कास्ट, इतने शेड्यूल ट्राइब, इतने ओबीसी होता था। अब वो अडानी सेठ का हो गया। अडानी सेठ के यहाँ प्लेसमेंट सर्विस से जाता है। एक एक चीज़ पे, एक एक जगह पे यदि वो प्राइवेटाइज्ड होती जाएगी तो आरक्षण खत्म होगा। आरक्षण हमारा वहीं होगा। आरक्षण हमने कम नहीं किया। आरक्षण तुम्हें बाबा साहब ने दिया, उसको हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन खुदा कसम आरक्षण मिलने भी नहीं देंगे। देखते हैं तुम आरक्षण कहां लेते हो। ये दुमुही सरकार है, सवाल पूछने चाहिए। मैं कांग्रेस को बहुत अच्छा नहीं कहता। कांग्रेस ने संविधान का सम्मान नहीं किया तो अपमान भी नहीं किया। इंदिरा गांधी ने जरूर आपातकाल लगाया था, वो आपातकाल भी संविधान में ही देन है, वो आपातकाल भी संविधान में लिखा हुआ है, आप ला सकते हैं। लेकिन उसकी परिणति क्या होगी? इस देश की जनता ने इंदिरा गांधी को उठा के फेंक दिया। तो लोग करेक्शन करने जानते हैं, लेकिन वो समय अलग था, आज का समय अलग है। आज आप गली गली जाओ, राम 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 मंदिर, बिल्कुल ऐसा देवी आंगा तला सर्क करते लोग। गाय रास्ते पे दिखी तो गाड़ी आप आदमी पे चढ़ा दो, लेकिन गाय को यदि टच हो गई गाड़ी तो आपकी गाड़ी भी टूटेगी, आदमी भी मरेगा अंदर से कि गौ माता को मारा। और इनकी माता रास्ते भर प्लास्टिक खाते हुए घूमती रहती है। ये मध्य प्रदेश में सरकार ने कह दिया था कि हर जिले में गौशाला होनी चाहिए। सबने गाय इकट्ठा कर दी, सरकार से अनुदान लिया, गाय को चारा ही नहीं दिया, सैकड़ों गाय मर गई। गाय मरने के बाद वही गाड़ दी, बताना भी नहीं पड़ा। फिर किसी ने देखा तो वो फिर पता पड़ा कि इतना बड़ा स्कैंडल हो गया, फिर 2 लोगों को अरेस्ट हो गया, 3 दिन बाद जमानत हो गई। अब पता नहीं, हो सकता है वो कारपोरेटर बन जाएगा, एमएलए बन जाएगा, क्योंकि पैसे खाए उसने। तो इनके लिए संविधान ये बेचने की चीज है, समझने की नहीं। नेताओं के लिए राम ये बेचने की चीज है, समझने की नहीं।
बाबा साहेब आम्बेडकर ये बेचने की चीज़ है, समझने की नहीं। तो समय आने पे बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए भी आंसू बहाएंगे। समय आने पे राम नाम के नाम से 3 दिन व्रत रख के मैं गया वहाँ पे। राम उस मंदिर में है नहीं सर। राम ऐसे व्याभिचारियों के साथ रह ही नहीं सकता। जो आदमी मुंह खोलता है झूठ बोलने के लिए, वहाँ राम कहाँ से आएंगे? भाई तुम फ्रॉड हो सकते हो, राम तो फ्रॉड नहीं है, वो तो भगवान है, वो तो एक आदर्श पुरुष है। और वाल्मीकि रामायण में तो राम भगवान है ही नहीं, फैक्ट है। वाल्मीकि रामायण में एक आदर्श पुरुष की कहानी है, बाद में राम को भगवान का दर्जा दिया गया। तो हमारे यहां हम आंबेडकर साहब को भी भगवान का दर्जा देते। भगवान कौन होता है? भगवान जो गरीबों की पीड़ा सुनता है। भगवान कौन होता है? जो उसको पुकारता है, उसके मदद के लिए आता है। तो एक भगवान दे के गए ना हमको संविधान। हमें कोई भी प्रश्न हो, पुकारो, संविधान आएगा, आपकी मदद करेगा। लेकिन फिर हमें पुकारना होगा, हमें बोलना होगा। हम भी बढ़ गए हैं, हम भी जातिवाद में बैठ गए हैं। हम किसी में बैठ गए, किसी का नाम आंबेडकर है तो आंबेडकर आंबेडकर, चलो वो बोलता है तो उसी के पीछे चल गए। अरे भाई, महात्मा गांधी का बेटा महात्मा गांधी होना जरूरी थोड़ी है। सचिन तेंदुलकर का बेटा थोड़ी ना क्रिकेटर हुआ। तो आंबेडकर जी का बेटा जरूर थोड़ी है कि वो भी वैसा ही हो। आंबेडकर जी की महानता उनके लिखे हुए किताबों में, प्रकट किए हुए विचारों में और संविधान में एक संयुक्त रूप से दिखती है। वो है आंबेडकर। सिख समाज को मैं बहुत मानता हूं एक चीज के लिए। अंतिम गुरु ने कहा कि इसके बाद कोई गुरु नहीं होगा। ये बंद करो, ये गुरु का जन्म, फिर उसको वो गुरु, फिर वो जाएगा तो दूसरा गुरु, 10वां गुरु, 11वां गुरु, बोले कोई गुरु नहीं। ये ग्रंथ है, यही गुरु है। आंबेडकर जी ने भी बोला कि अभी कोई आंबेडकर नहीं, ये संविधान है, यही आंबेडकर है। तो आंबेडकर के नाम से जितने घूम रहे वो सब फर्जी है, ये जान जाइए आप। क्या जो आंबेडकर का नाम लेते हैं उनको पूछिए कि आंबेडकर को क्या जानते हैं आप। हमारे जादव साहब ने इतनी इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी साहब आंबेडकर पे। एक दिन मैंने उनको पूछा, मैंने बोला आप प्लानिंग कमीशन में भी है, आप इसमें भी है, आप इतना ट्रैवल करते हैं। मैंने बोला मैं भी लिखना चाहता हूं, मुझे सिर्फ जगह बता दीजिए, किताब लिखने का समय कहां से निकलता है। नहीं फालतू की बात करते बोले नहीं बता दो मुझे, क्योंकि मैं भी सुबह से शाम तक लगा रहता हूं काम में। मैं भी बाद में सोचता हूं, फिर लोग मुझे कहते हैं कि तुम पागल हो, तुमसे ज्यादा बिजी जादव साहब रहते हैं, देखो इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, हर 3 महीने बाद एक किताब रिलीज होती उनकी। ऐसे लेखक भी है, वो भी आंबेडकर को बेचते हैं। आंबेडकर की लिखी हुई भाषण को रख के और अपनी 2 टिप्पणियां रख के लोग बड़े बड़े किताबें लिखते, लोग नेता हो गए, लोग लेखक हो गए। अरे आपके आचरण में आंबेडकर कहां है? आंबेडकर की किताब नहीं लिखी खोबरागढ़ी जी ने। मैं इसलिए नहीं कहूं मंच पे है ये, लेकिन आंबेडकर के सबसे ज्यादा पहले प्रतिनिधि मैं इनको मानता हूं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आराम से आदमी जिंदगी जीता। भाई क्या कमी थी? एक सदनी अधिकारी है, अपनी रिटायरमेंट की आती है, इज्जत है समाज में। इसके बावजूद यदि लगातार ट्रैवल करते हैं, संविधान के लिए बोलते हैं, ये आंबेडकर है। फर्जी लोग आंबेडकर नहीं है। इसलिए व्यक्ति पूजा, बाबा साहब ने अपने भाषण में 25 तारीख के भाषण में बोला था कि व्यक्ति पूजा ही तानाशाह पैदा करेगा, और मोदी है तो मुमकिन ने ही तानाशाह पैदा किया। लेकिन धन्यवाद देता हूं मैं इस देश को, इस देश की जनता को धन्यवाद देता हूं मैं कि 240 पे रोक के संविधान बचा लिया। यदि 370 जाता तो ना आप यहां होते ना मैं यहां होता। हम सब शाखा में सुबह उठ के काली टोपी पहन के नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कहते होते। मेरा उसको भी विरोध नहीं, लेकिन कोई भी चीज थोपो मत। बाबा साहब ने मुझे अधिकार दिया है, मैं कोई भी धर्म, कोई भी जाति, जैसा जीना चाहता हूं वैसा जी सकता हूं, तब तक जब तक मेरे जीने से दूसरे को तकलीफ नहीं होती, तब तक वो अधिकार मुझे दिया है। तो मुझे जीने दो, मुझे जीवाओ मत अपने हिसाब से कि तुम राम मंदिर नहीं गए तो तुम देशद्रोही हो गए। राम हमने बोला और तुम राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए। अरे भैया 143 करोड़ लोग हैं, उस दिन वहां 2 लाख लोग आए थे, बाकी देशद्रोह हो गया, रामद्रोह हो गया।
ये राम हमको बताएंगे? इनके बाप को मालूम है राम क्या है? राम शबरी को पूछो कहां है। राम केवट में पाया जाता है। राम वो है, रावण के मरणासन्न स्थिति में अपने भाई को आदेश देता है, पृथ्वी पे सबसे ज्ञाता इंसान जा रहा है, उसके चरणों में बैठ के ज्ञान ले। यह है राम। तुम लोगों को जेल में डालते हो, राम का नाम लेते हो। ये राम को भी अपमानित करते हैं। ये हर एक को अपमानित करते हैं जिनका नाम इनके मुंह से निकलता है। अपने इतिहास, चाहे पुराण उठा लो, चाहे इतिहास उठा लो, चाहे मेडिवल हिस्ट्री उठा लो, मॉडर्न हिस्ट्री उठा लो, जो तानाशाह हुआ कुछ समय तक उसने राज किया, उसके बाद उसका जो हश्र हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। हर तानाशाह का हश्र होता है। तो ये जनता है जो लगातार संघर्ष कर रही है, और इसीलिए मैंने कहा कि पहली प्रायोरिटी हमारी ये थी कि हम किसी भी हालत में संविधान को बचाएं। अब संविधान बच गया है, अब फिर से अपना काम चालू करना है। बीच में जो ब्रेक मैंने कम से कम लिया वो सिर्फ इसलिए लिया कि पहले संविधान तो बचाऊं। संविधान ही नहीं बचाएगा तो फिर मैं क्या लोगों को बांटूंगा। अब संविधान बच गया है और अच्छी तरह से बच गया है, नहीं तो मनुस्मृति तय थी। और ये मनुस्मृति क्यों, ये दोगले क्यों हैं? मोहन भागवत जी इसी जिले से आते शायद। मोहन भागवत जी कहते हैं कि हमको मुसलमान चाहिए। मोहन भागवत जी कहते हैं कि यहाँ के मुसलमानों का डीएनए भारतीय है, बिल्कुल मानते हैं। वो कहते हैं मैं छुआछूत से दूर हूं, मुझे छुआछूत नहीं चाहिए समाज में। और पंचजन्य आर्टिकल लिखता है कि देश में जाति पाति रहेगी तो ही हिंदू धर्म एक साथ रहेगा। जिस दिन जाति पाति नष्ट हो जाएगी, हिंदू धर्म बिखर जाएगा। यह पांचजन्य का पिछले सप्ताह का आर्टिकल है। उनका ओरिजिनल सोच पांचजन्य से आता है। जो ओरिजिनल है वो ये है, जो डुप्लीकेट है वो आप लोगों के सामने बोला जाता है। क्या संघ में अभी तो कोई दलित संघ चालक हो ही नहीं पाया? सब ब्राह्मण होना जरूरी है। ये तो सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है। एक ठाकुर आया था, रज्जू भैया, बाकी तो सब ब्राह्मण है। संविधान से नफरत क्यों होती है तानाशाह को? इसलिए नहीं कि उसको मनुस्मृति लागू करनी है। संविधान इन लोगों के लिए सबसे परेशानी का सबब एक जगह है कि संविधान आपको अधिकार देते हैं, और ये अधिकार विहीन समाज चाहते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं हो, वो आपको गाय भैंसों जैसा हके। वो बोले इधर चलो तो आप उधर चलो, वो कहे ये खाओ तो आप उधर ये खाओ। आपने उसने कहा कि ये पहनना होगा तो ये पहनना होगा। आपने कहा यही त्योहार मनेगा तो ऐसा ही मनेगा। जैसा ही कोई कहता है कि ऐसा करो, हम कहते हैं कि ऐसा क्यों करेंगे, हमको तो अधिकार है। ये सबसे बड़ा अधिकार रात दिन कोसते होंगे बाबा साहेब आंबेडकर को कि किस मनुष्य घड़ी में इस आदमी को लॉ मिनिस्टर बनाया गया होगा तब, और किस मनुष्य घड़ी में इस आदमी को ये संविधान का काम दिया, जो ये अधिकार लेके आया कहां से। लेकिन ये कुपड़ ये नहीं जानता, इसी संविधान ने और अधिकारों ने उसको प्रधानमंत्री बनाया है। तथाकथित चाय बेचने वाला, क्योंकि ये चाय पता नहीं बेचता कि नहीं बेचता था, क्योंकि किसी बात पे विश्वास तो रख ही नहीं सकते। जब भी मैंने कहा ना, जब मुंह खोलता है तो झूठी बोलता है। तो किस किस बात, एक बार वो लेकिन सच बोले थे, एक बार सच बोले थे। वो ट्रेन में जाता था, रिजर्वेशन नहीं होता था। जब रिजर्वेशन नहीं होता था तो मैं एक ऑर्डिनरी डब्बे में चढ़ जाता था, बैठने की जगह नहीं होती थी। तो फिर मैं हाथ देखने के नाटक करता था कि मुझे हाथ देखना आता है, और तुरंत लोग मुझे पास में बिठा लेते थे, बैठने की जगह मिल जाती थी। स्टेशन आने पे चाय पिलाते थे, समोसा खिलाते थे, और मैं उनको बताता था ये गुरु का माउंट है, ये शुक्र का माउंट है। थोड़ा बहुत जो भी सुना है वही मैं बताता था, वो भी झूठ। लेकिन मैं झूठ बोल के जगह पाता था, यह सच तो उन्होंने बोला। मैंने बोला जीवन में एक मैं धन्य हो गया, प्रधानमंत्री के मुंह से मुझे पहली बार सच सुनने को मिला। मैं धन्य हो गया। प्रधानमंत्री हमारी पूरे जोरों शोर से
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। मजा आती है सुनकर उनके। वो भ्रष्टाचार की लड़ाई में पहले भ्रष्टाचारी ढूंढते हैं। जब भ्रष्टाचारी ढूंढना पड़ेगा ना, कौन भ्रष्ट है, अजीत दादा इधर आओ, छगन भुजबल इधर आओ, हसन मुशर्रफ इधर आओ, फला इधर आओ, अधिकारी तुम इधर आओ, बोले सारे भ्रष्ट है, इकट्ठा हो गए। फिर अमित शाह जी ने पूछा इनका क्या करना है, बोले बीजेपी भ्रष्टाचार प्रकोष्ठ बनाओ, इनको मंत्री बनाओ। हम नए नए हैं, हमको मालूम नहीं पैसे कैसे खाए जाते हैं। एक बार अजीत पवार का स्वागत करते हुए अमित शाह जी ने बोल दिया पूना में, दादा आपने देर कर दी, पहले आते। तो मैं किसी चैनल पे बैठा था तो उन्होंने कहा कि अशोक जी इसके मायने क्या है, क्यों कहा होगा ऐसा। मतलब जो मुझे समझ में आता यही है। मधेपुरा कांड हो गया था, बैंक का भ्रष्टाचार, मधेपुरा कोऑपरेटिव बैंक 1600 करोड़ रुपए का, उसके डायरेक्टर थे अमित जी, और यहाँ 17,000 करोड़। तो कई ईगो हट हो गया, दादा पहले मिलते तो हम भी 70 कर लेते, हमको तो पता ही नहीं, हमारी औकात तो 16 तक ही थी। मैंने बोला यही मैं सोच सकता हूं, और क्या सोचूं। ये स्त्री के लिए लड़ना चाहते हैं, स्त्री मां मेरी आंखों में से पानी, वाह वाह। लेकिन जब ये राजदंड लेके उस नए पार्लियामेंट में जा रहे थे, 500 मीटर दूर इस देश की होनहार लड़कियां जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया, सिल्वर मेडल लिया, उन लड़कियों को दिल्ली पुलिस अपने जूते के नीचे रेंद रहे थे। तब स्त्री के लिए इनका पसीना कहा था, क्योंकि वो लड़कियां भाजपा के एक गुंडे शरण सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए कंप्लेंट कर रही थी। वो बाहुबली, मतलब गुंडा ही कहते हो, बाहुबली ऐसे ही शब्द एक हिंदी में लेते हैं उनको, कहा कि बाहुबली है, महिलाओं पे ऐसे हमले करते हैं, बाहुबली कहां से हो गए, ये तो व्यभिचारी कीड़े हैं समाज के। 3-4 जिले में उसका इंफ्लुएंस है, 4 लोकसभा सीट पे खेल कर सकता है वो, इसलिए वो व्यभिचारी भी उनको चला। प्रधानमंत्री ने निर्लज्जता का मैं आपको अंतिम उदाहरण बताता हूं, क्या निर्लज्जता होती है। प्रधानमंत्री ने मीडिया को कहा कि जब महिला पे अत्याचार होते हैं और उस अत्याचारी को सजा होती है तो मीडिया ने वो सजा बड़ा चढ़ा के बतानी चाहिए, ताकि समाज में ऐसे व्यभिचारियों के बीच में डर पैदा हो। तालियां, सब लोग तालियां बजाने लगे, वाह वाह वाह। मैंने बोला क्या बोल रहे, अरे बाप रे बाप। बिल्किस बानो कौन थी, क्या वो गुजरात की बेटी नहीं थी। बिल्किस बानो गर्भवती 3 साल की बेटी के साथ घर के 7 लोगों को लेकर जान बचाते हुए खेत की तरफ भागी। इन नराधमों ने उसको खेत में पकड़ा, उस महिला के सामने 7 लोगों को तलवार से काट के मार डाला। 3 साल की बच्ची को पैर पकड़ के जमीन पे जैसे कपड़े धोते वैसे पटक पटक के मार डाला। और उसके बाद उस गर्भवती महिला के साथ 7 ने बारी बारी कुकर्म किया। ये मेरे आरोप नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय तक केस जाने के बाद न्यायाधीश के शब्द है। उसके बाद उन लोगों को सजा होती है और फिर गुजरात गवर्नमेंट उन लोगों की सजा माफ करती है। और जब लोग बाहर निकलते हैं तो ये भाजपाई उनका स्वागत करते हैं, बैंड बजा से ले जाते हैं। तब प्रधानमंत्री कहां गए थे, कब प्रधानमंत्री कहां गए थे। सजा भी हुई थी प्रधानमंत्री जी, हमने कवरेज भी दिया था, लेकिन फिर ये दो मुही बात करने वाली बात है। ये तो लाल किले की भी पवित्रता खत्म कर चुके हैं। लाल किले के प्राचीर से कितने कितने लोगों ने बोला है। जो पार्लियामेंट में ही झूठ बोलते हो, उनसे क्या लाल किले की और क्या अपने और आपकी और मेरी इज्जत का सवाल होगा। ये सत्ता के भूखे हैं, सत्ता का मक्खन इनको खाना है, और सत्ता के मक्खन खाने के लिए ये किस हद तक जा सकते हैं। ये रो सकते हैं, ये अपने माँ को भी, बीमार माँ को अंदर के कॉट से बाहर कॉरिडोर में लाते हैं, क्या कि मैं तू मुझे आशीर्वाद दे ताकि कैमरे देखे।
जो अपने माँ का भी मार्केटिंग करता हो, जो अपने गरीबी का मार्केटिंग करता हो, जो हर चीज का मार्केटिंग करता हो, एक मार्केटिंग मैनेजर है। दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष देश, बड़े जैसे देश में वो वहां बैठा है, और हमारा दुर्भाग्य है कि हमने उसको बिठाया है। हमने बिठाया है, हम ही लोग हैं। तो इसलिए संविधान बचेगा, संविधान बच रहा है, लेकिन संविधान पे हमला करने वाले ऐसे हमलावर फिर न पैदा हो, इसका गारंटी समाज को लेना होगा। कब तक हम रहेंगे, कब तक डॉक्टर साहब रहेंगे और कब तक हम बोलेंगे? समाज को यह देखना होगा कि सांसद या एमएलए जो विधायक है, आमदार खासदार भगवान नहीं है, ये आपके नौकर है। उनसे पूछो, आंखों में आंखें डाल के पूछो, साफ साफ करते हुए उनके लिए चाय लेके मत दौड़ो। हमने उनको भगवान बना दिया है, पैरों के नीचे रखो उसको, उसकी औकात बता दो उसकी। तो मैं एमएलए हूं तो क्या हुआ, किसके भरोसे है? अगर मैंने वोट दिया तो तू एमएलए है। तू काय का एमएलए रे? तू जिस गाड़ी में चल रहा है ना, उसका पेट्रोल भी हो सकता है मेरे पैसे से हो, टैक्स मैं भी भरता हूं, अपने घर से नहीं लाता। मैंने तो एक बार लिखा था सर कि जितने भी अपने खासदार है, इनको आईआईएम में लेक्चरर करके भेज देना चाहिए, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ता है, एफिडेविट देता है, दूसरी बार 5 साल बाद चुनाव लड़ता है, प्रॉपर्टी में 16 टाइम बढ़ोतरी होती है। मतलब भैया 5 साल में तू पार्लियामेंट भी संभालता है, कॉन्स्टिट्यूंसी भी संभालता है, लोगों के प्रश्न भी संभालता है और बिजनेस भी करता है। इसके बाद यदि तेरी 16 टाइम तेरी प्रॉपर्टी बढ़ती है तो तेरे जैसे होनहार आदमी को आईएमए में जाना चाहिए। हमारे सब बच्चों को पढ़ाओ यार, कैसे बनाते हैं ये, ताकि इस देश के लोग आगे बढ़े। सोने की चिड़िया हो जाएगा भारत। बेशरम है, लोगों को बोलना नहीं आता। मध्य प्रदेश और राजस्थान का चीफ मिनिस्टर है, उसको कॉन्ट्रडिक्शन शब्द बोलना नहीं आता, खटरन 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 करता रहा, लोग हंसते रहे। इतने में एक विधायक उठ के खड़ा हो गया, बोला अरे हिंदी में बोल दीजिए साहब। तो बोले मैं क्या करूं, अंग्रेजी में लिखा है। ये शब्द है, ये हंसी करने की बात नहीं है, ये हम अपने पे हंस रहे हैं। या एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है, नारायण राणे को इंग्लिश में पूछा हुआ शब्द नहीं दे सकता। नारायण राणे थापा के यहां चाय पिलाता था, सब्जी लाता था। थापा के कहने पे यूनियन के कोटे में इनकम टैक्स में प्यून था। ये प्यून आदमी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनता है, ये प्यून आदमी एमएसएमई का मंत्री बनता है। और जब सवाल पूछता है कोई एक सांसद उसको अंग्रेजी में, तो जवाब नहीं दे पाता। फिर इसको स्पीकर हिंदी में समझाता है, हिंदी भी नहीं समझ पाता, और बंबईया भाषा में बोलना करता है तो बोलता है वो समझ गए, तुम बैठ जाओ यार। अब ये हमारे अभिभावक है। मैं प्यून को बुरा नहीं मानता, लेकिन कुछ लोग उस पद पे जाने के बाद उस पद की गरिमा को अनुसार अपने आप को ढालते हैं। एक गरिमा होती है उस पद की कि मैं मंत्री बनूं तो मैं स्टडी करूं, दिन रात में कागज देखूं। मैंने ऐसे कई मंत्रियों को देखा है। मैंने सोमपाल शास्त्री को देखा है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। एक दिन बोला मिलना है, तो बोले रात को 2 बजे आ जाओ। मैंने क्या हो गया, कहां मिलोगी 2 बजे? बोला ऑफिस में ही। बोले 2 बजे तक क्या करते हो? अरे पूरा पढ़ना पड़ता है अशोक, मैं ऐसा थोड़ी फाइल क्लियर करता हूं, आई हैव टू रीड द फाइल। ऐसे भी मंत्री है। और बाकी मंत्री पूछते किधर साइन करना है। एक हमारे भूरिया करके मंत्री थे, यूपीए की सरकार थी, ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री थे सर, उसका मंत्री पद चला गया। मैंने बोला ये ट्राइबल मंत्री और दिग्विजय का खास, दिग्विजय ने उसको मंत्री बनाया, ये गया कैसे? बाद में एक भयावह स्टोरी सामने आई। ट्राइबल्स के राइट का एक बिल, मतलब कोई ये लाना था, तो ये जो एडवाइजरी कमेटी थी जिसमें सोनिया जी अध्यक्ष थी, तो उनमें सबने बोला कि ये ट्राइबल के लिए लाना चाहिए। उन्होंने कहा इमीडिएटली राइट नोट टू द ट्राइबल मिनिस्टर। वो अंग्रेजी में नोट गया, बापड़े को अंग्रेजी आई नहीं, इसने पीएस को दिया। पीएस को क्या खुन्नस थी पता नहीं, उसने उसको डंप कर दिया, किसी को बताया ही नहीं। उसके बाद 2 मीटिंग के बाद किसी ने कहा कि मैम दैट ट्राइबल बिल, बोला अभी तक नहीं है, राइट अ स्ट्रांग नोट। उन्होंने दूसरा नोट लिखा, पीए ने फिर लिखा, पीए ने उसका रिप्लाई दिया कि एडवाइजरी कमेटी गलत सोच रही है, भारत सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और इसे साइन करवा के भेज दिया। सोनिया जी ने बोली
ये भारत सरकार मतलब क्या है ये आदमी, भगाओ इसको। फिर मैंने बोला भैया जी क्या हुआ? अरे यार ये जो है ना पीएस, पता नहीं यार कौन सी दुश्मनी निकाल रहा था यार मेरी, अरे साइन करवा लिया यार बाबा उसमें। मैं कोई सोनिया जी को बोल सकता हूँ क्या ऐसा? अरे निपटा दिया यार मेरे को उसने। ये हमारे मंत्री है, क्या करे, दुर्भाग्य है। तो संविधान बचाना है, सामाजिक, जब आप अच्छे नेता भेजोगे, जब बाबा साहेब आंबेडकर को जो 25 तारीख को डर लग रहा था, ये 75 साल बाद कम से कम समाज इतना प्रगल्भ होना चाहिए कि उस समाज ने बाबा साहब को वंदन करके बोलना चाहिए कि बाबा साहब वो डर अब आपको लग रहा था वो हमने निकाल दिया। अब समाज इतना प्रगल्भ हो गया कि हम हमारे विधायक, हमारे सांसद उस अनुरूप चुनेंगे। आप ये समझ लीजिए कि लोकशाही जो है वो द्रौपदी है। इतना आप समझ जाएंगे तो ये कविता का मर्म समझने में आपको आनंद आएगा। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बीके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हूं दुशासन के दरबारों से। स्वयं जो लज्जा ही न पड़े है वो क्या लाज बचाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सिल दिए हैं जनता के, कानों पर भी पहरा है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिठाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। तो अब इस लोकशाही को, इस संविधान को बचाना होगा तो खुद संविधान को ही वस्त्र संभालना होगा। भुजा, हाथ जो भुजा है वो उठानी होगी, हाथ में शस्त्र लेना होगा। मैं कोई क्रांति करने की बात नहीं करता, लेकिन हमारी क्रांति होती है 30 सेकंड में जो बटन दबाने का हमको चांस मिलता है। वो 5 साल हम हमारा भाग्य विधाता देते हैं। वो 5 साल इस संविधान के प्रति नमन करने वाला व्यक्ति भेजते हैं। वो 5 साल इस संविधान की रद्दी बना के उसमें खुरमुरे बेचने वाला आदमी भी हम भेज सकते हैं। इस 5 साल में एक व्यभिचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी भी हम भेज सकते हैं। ये 5 साल जब आप तय करोगे, आपका भविष्य आप तय करोगे। इस संविधान को बचाना होगा। मात्र संविधान समझने या संविधान के प्रति श्रद्धा दिखाने से काम नहीं होगा। आपको संविधान समझना होगा तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। और जनता बुलंद है। मैं कहता हूँ जनता सर्वोपरि है। जनता ही संविधान है, जनता ही सरकार है, जनता ही अधिकार है और जनता ही दायित्व है। जनता ही सुप्रीम कोर्ट है, जनता ही कार्यपालिका है, जनता ही विधायिका है। जिस दिन जनता को अपना दायित्व समझ में आ जाएगा, ये कचरा ऐसा साफ होगा कि आप भूल जाओगे कि ऐसा कचरा भी कभी इस पार्लियामेंट में बैठा हुआ करता था। और इसीलिए मैं कहता हूं बार बार, वो 5 सेकंड पढ़े लिखे हैं, अच्छे उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक दल के हो, मानवीय उम्मीदवार, जिसको मानवीयता है, जिसका दिल पचिस्ता हो, जिसको कुत्ता भी यदि गाड़ी के नीचे आता है तो उतर के देखता है कि अरे मेरे हाथ से क्या हो गया, ऐसे इंसान को भेजो। इंसान मारने वालों को मत भेजो। गाड़ी चला के किसानों को रोनने वाले का बेटा यदि कल जेल नहीं जाता और उसका बाप गृह मंत्री बनता है, टेनी महाराज, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होता है। ऐसा ताकत, बाहुबल, ये फर्जी है। मैं बार बार कहता हूँ, जितना बड़ा तानाशाह उतना बड़ा डरपोक, जितना बड़ा दादा उतना बड़ा डरपोक। और ये मैं कहानी सुनाता हूँ हमेशा, और कहानी के बाद ही ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। सभी टाइप के लोगों से मेरे संबंध हैं। अंडरवर्ल्ड के लोग भी मुझे बहुत उसी प्यार से जानते हैं और वो भी मुझे फ़ैन है, वो भी सुनते हैं। तो एक ऐसा ही अंडरवर्ल्ड का बॉम्बे का बड़ा डॉन, उसने मुझे कहा कि खाना खाना है आपके साथ, आप चलिए। फिर मुलुंड कैसे एरिया में उसे किसी होटल को फ़ोन किया, वो होटल वाला भी बेचारा, उसने होटल खाली कर दिया। रात को 10 बज गए थे, हम गए। होटल में सिर्फ टेबल लग गई थी 3-4, बातचीत चलती रही। 1-2 एक्टर्स भी थे फिल्म इंडस्ट्री के, 1-2 डायमंड वाले भी थे। जैसे मेरे हाथ से चम्मच गिर गया, ठनान कर आवाज आई, वो डॉन झटके से उठ गया,
सब लोग इधर उधर देखने लगे, भाई क्या हो गया, भाई क्या हो गया, कौन आया, किधर किधर से किधर से। मैंने चम्मच गिर गया। अरे क्या यार चम्मच गिराता है तू यार, फालतू की बात यार, ऐसा मत, कैसे वानखड़े जी कैसे चम्मच गिराते हो यार तुम। मैंने बोला चम्मच ही तो गिरा यार। जो चम्मच गिरने से डरे वो डॉन है ना। जो छोटी छोटी टायर फटने से हमारे प्रधानमंत्री घर से भागे थे, वो मैंने कहीं बताया था, तो वो सबको डराते हैं। तो डरपोक वो होते हैं जो अपने आप को दादा कहते हैं, अपने आप को शक्तिशाली कहते हैं, बाहुबली करते हैं। सच्चा आदमी, जो सर ने कहा, जिसका कैरेक्टर स्ट्रांग है, वो कभी नहीं डरता। आज हम खुल के बोलते हैं, नाम लेके बोलते हैं, न्यायपालिका पे बोलते हैं, कार्यपालिका पे बोलते हैं, विधायिका पे बोलते हैं और नाम लेके बोलते हैं। हम नहीं डरते क्योंकि हमारे पीछे कोई बैगेज नहीं है। हमारा अकाउंट चेक कर लो, हमारा पैसा चेक कर लो, और 10 साल में इन्होंने बहुत चेक किया, बहुत चेक किया। फोन टैप होता है, मतलब रोज करो। कौन सा धंधा करते हैं, रोज करो। जब आप अपनी ज़रूरतें कम रखोगे, जब आप का क्लीन कैरेक्टर होगा, भगवान भी 2 बार सोचेगा आपको उठाने के पहले। मैं बता दूं आपको, वो भी विचार करेगा तो उठाऊं तो इसको किस लिए उठाऊं, कोई तो पाप करा होगा इसने, कुछ तो एक करा होगा। तो फिर इसीलिए मैं कहता हूं कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। और ये आप कर सकते हो, मैं अकेला नहीं, खोबरागड़े साहब अकेला नहीं, हम दोनों यहाँ पे है। हमारी ताकत आप लोग हैं, ऐसी ताकत देते रहिएगा, ऐसे ही अच्छे आयोजन में आते रहेगा। जो विचार आपको लगे, आपको बुरे लगे गाली हमको दे देना, अच्छे लगे लेके जाना, समाज में बांटना, ये बांटने के लिए है। यदि आपने बांटा, लोगों तक पहुंचा, तो समझूंगा कि दिल्ली से चंद्रपुर आना सार्थक हो गया। धन्यवाद। जय भीम।